हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज को एंजॉय करने के साथ साथ इसमें जो लिखवाया जाता है, समझाया जाता है, उनके नोट्स बना रहे होंगे। और नोट्सों के साथ साथ उस नोट्सों को अच्छे से पढ़ करके और क्लासेज को समझ करके उनको लर्न भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपना जो क्लास 10th का सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चों। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, लास्ट डे हमने पढ़ा था बच्चों मेटल्स के बारे में, उसके बाद नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा कल आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ी थी। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो चीजें हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों मेटल रिकवरी, मतलब धातुओं को कहाँ से या किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ओके, देखिए, मेटल्स आर मिनरल्स। मेटल्स क्या होते हैं? एक तरह के खनिज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? खनिज। मिनरल्स को बोलते हैं हम खनिज। क्या बोलते हैं बच्चों? खनिज। मेटल्स आर मिनरल्स। मेटल्स खनिज होते हैं। वी फाइंड देयर इन मैनी अर्थ लेयर्स, जिनको हम हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है उसकी बहुत सारी परतों से प्राप्त करते, बहुत सारी लेयर्स से प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, सच है जैसे NaCl हो गया, MgCl2 इन सी वाटर। जैसे नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी से, जो समुद्र का पानी होता है वहां से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बेटा, ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं बच्चों। देखिए, मिनरल्स, इसको हिंदी में खनिज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? खनिज। देखिए, दोज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मतलब वे तत्व या यौगिक, वो आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ लेयर्स नेचुरली, जो हमारी जो पृथ्वी की पट्टियां होती हैं, परपटियां, या उनको हम प्लेट्स भी बोल सकते हैं, उनमें उपस्थित रहते हैं। नेचुरली अब मीन्स होता है बच्चों प्राकृतिक रूप से। कौन से रूप से? प्राकृतिक रूप से, मतलब उनको किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। ओनली कैसे रहते हैं बच्चों? जो नेचुरली वहां पर वो बन जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं। देयर आर कॉल्ड मिनरल्स। उन्हें ही क्या कहा जाता है बच्चों? मिनरल कहा जाता है। ओके, क्या समझे कि वे तत्व या यौगिक जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब दोज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हु आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ लेयर्स इज नेचुरली, मतलब जो अर्थ लेयर्स में नेचुरली रिप्रेजेंट रहते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मिनरल्स कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होता है बच्चों ओरे, या इसको हम हिंदी में अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दोज मिनरल्स, मतलब वे खनिज, वो आर स्पेशल एंड वी गेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ देम, मतलब कुछ खनिज ऐसे होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, मतलब विशेष होते हैं, और उनका स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। दे आर यूजफुल, और वे क्या होते हैं? हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। देयर आर मिनरल्स आर कॉल्ड ओरे। उन मिनरल्स को क्या कहते हैं बच्चों? ओरे या अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरे या अयस्क कहते हैं। तो समझ गए बच्चों? क्या समझे कि दोज मिनरल्स वो आर स्पेशल, मतलब वे यौगिक जो क्या रहते हैं? वे खनिज जो स्पेशल रहते हैं, मतलब विशेष रहते हैं, और जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी स्थान क्षेत्र से प्राप्त कर लेते हैं और हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट है बच्चों मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? धातुओं का निष्कर्षण, मतलब धातुओं को किस तरह से निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो क्या होता है बच्चों, दिस इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है ऑफ गेटिंग मेटल्स इन मिनरल्स सोर्सेज, मतलब ये मेटल्स को, जो खनिजों के स्रोत होते हैं जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है या मिनरल्स को खोदा जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है, उन सोर्सों से पाए जाने वाले जो मेटल्स होते हैं, वही वो जो प्रोसेस होती है, मतलब मिनरल्स को वहाँ से खोद करके निकालना, खोद करके निकालने के बाद उनको प्योरीफाई करना, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आता है बच्चों? धात्विक निष्कर्षण में आ जाता है। ओके, तो देन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग, उनको प्योरीफाई करने की प्रोसेस, मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक एक्सट्रैक्शन। इसे ही हम मेटेलिक एक्सट्रैक्शन या फिर धात्विक निष्कर्षण कहते हैं। क्या समझे बच्चों? कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें खनिजों को धातुओं के रूप में खोद करके निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें शुद्ध किया जाता है, प्योर किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। ओके,
उन्हें उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, मेटल एक्सट्रैक्शन या क्या कहते हैं, धात्विक निष्कर्षण कहते हैं। अब देखो बेटा कुछ एलिमेंट्स इस तरह से निकलते हैं। सम मेटल्स आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन अर्थ प्लेट्स, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनमें फ्री स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट मीन्स होता है बेटा स्वतंत्र अवस्था, कौन सी अवस्था में रहते हैं इसमें, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहते हैं। समझ गए कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की जो सतह होती है या पट्टियां होती हैं उनमें स्वतंत्र या फ्री अवस्था में अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, सम मेटल्स आर अवेलेबल इन कंपाउंड फॉर्म इन द अर्थ प्लेट्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, मिक्स होकर के मिलते हैं, दो जो एलिमेंट्स होकर मिलकर के कंपाउंड बना देते हैं। इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में जो मिलते हैं वो भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दोज मेटल्स आर प्रेजेंट इन लो रिएक्टिविटी, मतलब वे धातु जो क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी थी उसमें सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे वो सारे क्या होते हैं बच्चों, दोज आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट, वही तत्व क्या होते हैं हमारी प्रकृति में फ्री अवस्था में उपस्थित रहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सोना जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सोना। सिल्वर हो गया जिसको हम चांदी के नाम से जानते हैं, और प्लेटिनम जिसको प्लेटिनम के नाम से जानते हैं बच्चों, प्लेटिनम। ओके, इसके अलावा कॉपर जिसको हम तांबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तांबा कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमें इसको समझना है। धात्विक निष्कर्षण होता क्या है? तो धात्विक निष्कर्षण एक प्रोसेस होती है, किस क्यों करने की बेटा, किसी भी धातुओं को, मेटल्स को प्योरीफाई करने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को धात्विक निष्कर्षण कहा जाता है। इसमें कई सारी जानकारियाँ निकल के सामने आती है, जिसमें जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में प्लेटों में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो यौगिकों के रूप में होते हैं, मतलब कंपाउंड्स के रूप में, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर यौगिक जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें नीचे वाले जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, मेटल एक्सट्रैक्शन के द्वारा निकाले जाते हैं। कौन कौन सा है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया और कॉपर हो गया। ओके, इस तरह के एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। बच्चों कुछ पॉइंट्स और हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर अवेलेबल इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड आर एंड ग्रुप फॉर्म, मतलब कॉपर और सिल्वर जो रहते हैं कैसे रहते हैं बेटा, नॉन मतलब कम रिएक्टिव पदार्थ रहते हैं। ये जो है ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में, और इनके ग्रुप की फॉर्म में भी अयस्क के रूप में मिलते हैं, मतलब ओरे के फॉर्म में। किसकी फॉर्म बच्चों? ओरो, जिसको हम अयस्क कहते हैं, उसकी फॉर्म में मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट, सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर नॉन अवेलेबल इन फ्री स्टेट फॉर्म, कुछ जो बहुत क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो क्या नहीं होते हैं, फ्री फॉर्म में या फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते, उनको ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ा जाता, वरना ये किसी और के साथ रिएक्ट कर लेते। इसलिए जो मेटल वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, उनको वो मतलब फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, सम मेटल्स वो प्रेजेंट इन मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके मिड में उपस्थित होते हैं, बीच में होते हैं, सच है जैसे जिंक हो गया, फेरम हो गया, फेरस, या लेड हो गया, पीबी। दीज आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म, ये जो होते हैं बच्चों जिंक, फेरम और लेड, ये ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाते हैं, सल्फाइड फॉर्म में मिल जाते हैं, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बच्चा, इधर देखो, जैसे ZnO मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे फेरस का लेते हैं, ये सल्फाइड जैसे FeSO3 मिलता है कि नहीं मिलता, Fe2SO3 क्या मिलता है, Fe2SO3। इसके अलावा और भी मिल जाता है, जैसे लेड, Pb, ओके, PbO मिल जाता है, सल्फाइड फॉर्म में SOPbSO4 मिल जाता है। ओके, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, सम मेटल्स आर प्रेजेंट ऑक्साइड्स आर फॉर्म, कुछ मेटल्स जो होते हैं ऑक्साइड, मतलब कुछ मेटल्स क्या होते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन आर मोर रिएक्टिव, ऑक्सीजन क्या बहुत ज़्यादा क्रियाशील गैस है, एंड और मैक्सिमम क्वांटिटी, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन के बाद दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा
मात्रा में उपस्थित गैस है बच्चों। ओके, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों? नाइट्रोजन, जो 71 पॉइंट समथिंग % पाई जाती है, और ये जो है हमारी 22-23 के समथिंग % पाई जाती है, जो ऑक्सीजन होती है, जो हमारे श्वास लेने के लिए काम में आती है। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इनको प्योरीफाई करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं उनके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी मेटल्स आर 3 टाइप्स। मतलब इनकी क्रियाशीलता जो होती है, अभिक्रियाशीलता, उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट होता है हमारा लो रिएक्टिव मेटल, मतलब निम्न क्रियाशील धातु। जो कम क्रियाशील धातु होता है वो होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, मध्यम क्रियाशील धातु, जो बीच का मतलब मिड की क्रियाशील धातु होता है। थर्ड होता है बच्चों हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स, उच्च क्रियाशील धातु। कौन सा होता है बच्चों? उच्च क्रियाशील जो धातु होता है वो होता है हमारा, ये मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, 3 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव मेटल्स। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट, एवरी टाइप्स ऑफ मेटल्स आर रिकवरी मैनी डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब टाइप्स कोई सा भी हो मेटल्स, उसका रिकवरी जो है, प्राप्त जो है, उसको अलग अलग तरीकों से किया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ एनी मेटल्स एक्सट्रैक्शन आर मैनी स्टेप्स। मतलब किसी भी मेटल को प्योरीफाई करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब परिष्करण करना है, निष्कर्षण करना है, तो उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। सच है, जैसे बच्चों बेकिंग हो गया, भर्जन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो भर्जन, बेकिंग, किसी चीज़ को गर्म करना, बेक करना। ओके बच्चों, लिक्विडाइजेशन, किसी को लिक्विड बनाना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसको हम हिंदी में निस्तापन कहते हैं बच्चों। एक होता है फिनिशिंग, जिसको पूरा कंप्लीट, फिनिशिंग मतलब परिष्करण। ये जो मेथड्स होते हैं, इनके द्वारा हम एलिमेंट्स को या मेटल्स को क्या करते हैं बच्चों, जो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग मेथड्स के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके बच्चों, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो प्योरीफाई और मतलब मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, किस मेटल को कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, उनकी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी अयस्क होता है, उसका लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव या फिर हाई रिएक्टिव होता है, इनको किस किस मेथड के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है, इसके बारे में समझते हैं बच्चों। देखिए, ओरे को जो हम कहते हैं बच्चों अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क कहते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओरे, तो इसको बोलेंगे बच्चों, हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। मतलब अयस्कों को क्या कर रहे हैं हम? प्योरीफाई कर रहे हैं, सांद्रण कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो अयस्कों का सांद्रण करने के बाद ये जो हमें ये बच्चों 3 टाइप्स के मिलते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से? लो रिएक्टिव मतलब निम्न क्रियाशील, है ना, निम्न क्रियाशील, और मीडियम का मतलब मध्यम क्रियाशील मिल जाते हैं बच्चों, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स मिलते हैं उनको प्योरीफाई किस तरह से करते हैं। तो बेटा लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को सबसे पहले क्या करते हैं? मेल्ट मेटल इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, मतलब इनको जो मेटल्स होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको डीकम्पोज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? डीकम्पोज। समझ गए? मतलब निम्न क्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा वियोजित किया जाता है। वियोजित करने के बाद हमें क्या मिल जाता है बच्चों? प्योर मेटल, जो शुद्ध धातु होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। कैसा प्राप्त हो जाता है बच्चों? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। समझ गए? मतलब किस विधि द्वारा इसको प्योरीफाई करते हैं? तो विद्युत अपघटन विधि। कौन सी? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों विद्युत अपघटन विधि। कौन सी विधि होती है बच्चों? विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको हम प्योरीफाई करते हैं। समझ गए बच्चों? फर्स्ट वाला लो रिएक्टिव को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध कर लेते हैं, जिससे वो टुकड़ों में अलग अलग टूट जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है प्योर मेटल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मीडियम रिएक्टिव। जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मध्यम क्रियाशील तत्व, उनमें क्या क्या होता है? देखो, हमने पहले भी पढ़ा था, ये कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं या फिर सल्फाइड कंपाउंड के रूप में। या तो कार्बोनेट कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं या फिर सल्फाइड कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए बच्चों लिक्विडाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बोनेट को प्योरीफाई करने के लिए लिक्विडाइजेशन किया जाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं बच्चों? निस्तापन किया जाता है। पानी के अंदर मिक्स करके इसको, जिसको हम हमारे आम बोलचाल की भाषा में बच्चों निथारना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निथारना। समझ गए? तो कार्बोनेट को
लिक्विडाइजेशन या निस्तापन विधि के द्वारा या निथार करके, इसको क्या बोलते हैं, निथारना भी कहते हैं। ओके बच्चों, निथारना। निथारना से क्या समझे, कोई यदि चीजें पानी के अंदर गिर जाती है तो हम उसको क्या करते हैं बच्चों, साफ करते हैं ना, निथारते हैं, मतलब निस्तापित करते हैं। उसी तरह से इसको हमें क्या करना है, कार्बोनेट है इसको लिक्विडाइजेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें मेटलिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। फिर उसका हम अपचयन करवाते हैं, अपचयन के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, प्योर मेटल मिल जाता है। सिमिलर देखो बच्चा, इधर होता है सल्फाइड। सल्फाइड को हम बेक करते हैं, क्या करते हैं, उबालते हैं बच्चों, बेक करते हैं इसको, भर्जन। क्या करते हैं, इसको पकाते हैं, और इसको हम हिंदी में बच्चों भर्जन कहते हैं, और इसको निस्तापन। ओके, वैसे उबालना होता है, बेकिंग मीन्स उबालना, ओके, या पकाना। ओके, तो जब इसको बेक किया जाता है सल्फाइड ऐश को, तो ये गर्म हो जाता है और टूट जाता है, और क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, मतलब अपचयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका अपचयन कर देते हैं, और अपचयन के बाद हमें प्योर मेटल जो होता है, शुद्ध धातु, वो प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, तो समझ गए लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है। और मीडियम रिएक्टिव 2 टाइप्स के रहते हैं, कार्बोनेट एस्क और एक सल्फाइड एस्क। इनको किस किस तरह से निस्तापित किया जाता है। ओके बच्चों, लास्ट देखिए, हाई रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है, या वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो बेटा जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, सल्फाइड ओरे या सल्फाइड आयस्क की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ भी ओरे लगा सकते हो बच्चों, कार्बोनेट आयस्क और सल्फाइड आयस्क। ठीक है, किस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं ये, सल्फाइड ओरे के सल्फाइड आयस्क की फॉर्म में। तो इनको क्या करेंगे, बेक करेंगे, जैसा इधर किया था वैसा इधर करना। बेक करोगे, बेक करने के बाद ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल के बाद इसको फिनिशिंग कर लिया जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। फिनिशिंग को बोलते हैं बच्चों परिष्करण। क्या बोलते हैं, परिष्करण। ओके, और ये बेकिंग को बोला जाता है भर्जन। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को, या इस इन जो चीज़ें होती हैं, मेथड्स वगैरह हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है कि किस तरह के एलिमेंट्स को किस तरह से किस मेथड के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, ओरे रिचनेस या अयस्क समृद्धिकरण, जिसको अयस्क समृद्ध करने हो। ओके बच्चों, समृद्ध करने मतलब अयस्कों को प्योरीफाई करने का एक प्रोसेस होता है। ओके, तो देखिए, व्हेन वी प्योरीफाई ओरे, जब हम अयस्कों को प्योरीफाई करते हैं, वी ओरे डू टू आर ओरे रिचनेस, तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, वी आर डू ओरे रिचनेस, तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं। वी आर रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, हम जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं, जो उसमें लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई रहती है, उनको बाहर निकालते हैं। देखिए बच्चों, गैंग, दोज थिंग्स, वे चीज़ें या वे वस्तुएं, वूज आर अवेलेबल ऑन द मिनरल्स आर ओरे, मतलब ऐसी चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनके ऊपर लगी रहती हैं, अशुद्ध चीज़ें, आर जैसे सॉइल, मिट्टी हो गई, और भी अननेसेसरी चीज़ें होती है बच्चों, दोज आर कॉल्ड गैंग, उन्हीं को क्या कहते हैं, गैंग। मतलब वे चीज़ें जो किसी खनिज के ऊपर अनावश्यक रूप से जमी हुई रहती हैं, एक अशुद्धि होती है, एक क्या होती है बच्चों, गंदगी होती है, अशुद्धि, उसे ही हम गैंग कहते हैं। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, वी कैन रिमूव दीज थिंग्स आर मैनी टाइप्स मेथड्स, इन चीज़ों को या इन अशुद्धियों को हम कई अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, वूज आर बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो तरीका है, ये इनकी जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उन पर निर्भर करता है। तो क्या समझे बच्चों कि अयस्कों को प्योरीफाई करने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं हम, और रिचनेस या अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। और समृद्धिकरण में करते क्या है बच्चों, रिमूव करते हैं, किसको, अननेसेसरी थिंग्स को रिमूव कर देते हैं। ये अननेसेसरी थिंग्स क्या कहलाती है बच्चों, गैंग कहलाती हैं, जो कहाँ लगी रहती है, मिनरल्स के ऊपर, इसकी लेयर्स पे, सतह पर लगी रहती हैं। इसको क्या कर देते हैं, रिमूव थिंग्स आर मैनी टाइप्स, अलग अलग मेथड के द्वारा रिमूव करते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर, प्रकृति पर, बेस्ड ऑन इसकी मतलब इन जो एलिमेंट्स होते हैं या अयस्क होते हैं, ऑरेज जो होते हैं, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों,
फर्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, मतलब जो निम्न क्रियाशील धातु होते हैं उनका क्या करना है बच्चों, निष्कर्षण करना होता है। निम्न क्रियाशील या निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। ओके बच्चों, देखिए लो रिएक्टिव एलिमेंट्स आर मोर नॉन रिएक्टिव। जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होते हैं। उन मतलब वो रिएक्शन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हमें, मतलब बहुत जल्दी उसको हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। उसको अलग तरह की प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जा करके उनको हम प्योरीफाई करते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए कि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स आर मोर नॉन रिएक्टिव, मतलब जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील या अनअभिक्रिय होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। सो इसीलिए वी कैन प्योरीफाई दीज मेटल्स बाय हीटिंग। इसलिए इन मेटल्स को हम क्या करते हैं बच्चों, प्योरीफाई करते हैं, किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा, गर्म करके इनको हम प्योरीफाई करते हैं। जैसे सच एच सिनाबार होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है बच्चों, मर्क्यूरी पारद R और A, ये कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिनको हम, जो क्या होते हैं बच्चों, निम्न क्रियाशील होते हैं और इनको हम इस विधि द्वारा प्योरीफाई करते हैं। जैसे देखिए हेयर वी हीट दीज, इनको हम गर्म करते हैं, वो चेंज इन HgO। जब हम इस HgS को गर्म करते हैं बच्चों, अब गर्म कहाँ पर होगा बेटा, एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, एयर की प्रेजेंस में जैसे ही गर्म होगा तो ये HgO में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता ही फिर क्या होता है, एंड मोर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। यदि और ज़्यादा इसको गर्म किया जाए, देन मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO आर रिडक्टेंट इन Hg मर्करी। और जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है ज़्यादा रिएक्ट करवाने पर वो भी क्या हो जाता है, रिडक्टेंट, मतलब बेटा अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और इनका टुकड़े हो जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि यदि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्टेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी, अपचयन अभिक्रिया, उसमें क्या होता था, यदि नेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल रहा है या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ बच्चों, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन हो गया, किसका, HgO का रिडक्शन हो जाता है और क्या मिल जाता है हमें, मरकरी Hg प्राप्त हो जाता है। देखिए HgO को जब गर्म किया एयर की प्रेजेंट में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। ये क्या है बच्चों, ये जो लिखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये है, ओके, और ये सल्फाइड में टूट गया। जब इसको वापस एयर की प्रेजेंस में गर्म किया तो वापस बच्चों जो मर्क्यूरी था HgO अलग हो गया हमारा और ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन गैस होती है, इसको हम G लिख सकते हैं, ओके। Hg होता है सॉलिड होता है, इसको हम S लिख सकते हैं। तो क्या समझे बच्चों कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है उसको जब एयर की प्रेजेंट में हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है बच्चों, क्योंकि इसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इसको गर्म करने से हमें जो शुद्ध कांच होता है, लेड सीसा जिसको वो कहते हैं हम, Hg मरकरी, वो प्राप्त हो जाता है। देखिए जब HgS को गर्म किया तो HgO मिला और HgO को फिर वापस गर्म किया प्रेजेंस ऑफ एयर, देन हमें मरकरी Hg, प्योर Hg मिल गया। तो ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल्स को प्योरीफाई करने का मेथड होता है जिसमें उसको हीट करके गर्म करके प्योरीफाई किया जाता है। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखिए इसका सेकंड वाला जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और थर्ड है कौन सा, मोर रिएक्टिव, जो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है। देखिए बच्चों इसके जैसे ही सिमिलरली इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड को जब हम एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। अब इस जब कॉपर ऑक्साइड को पुनः गर्म किया जाता है बच्चों, किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा गर्म किया जाता है, तो ये जो है हमें प्योर कॉपर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, प्योर कॉपर मिल जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो जैसे लास्ट वाला समझा था बच्चों, उसमें क्या किया था हमने, HgS को गर्म किया तो HgO मिला था और HgO को जब गर्म किया था तो Hg मिल गया था। सिमिलर यहाँ Cu2S को गर्म किया तो मतलब एयर की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मतलब सल्फाइड अयस्क को जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्शन
ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। हमने लो रिएक्टिव का पढ़ा था बच्चों, अब है मीडियम रिएक्टिव, मतलब जो बीच वाले क्रियाशील तत्व होते हैं मिड वाले, उनका निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखो when we extract medium reactive elements, जब हम मीडियम मध्यम क्रियाशील तत्वों को निष्कर्षित करते हैं, they are present in carbonates, जो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, कार्बोनेट्स और ए, कार्बोनेट एस्क के रूप में, एंड सल्फाइड और ए, मतलब जो मध्यम तत्व होते हैं वो या तो सल्फाइड एस्क के रूप में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट एस्क के रूप में मिलते हैं। ओके, वी कैन प्योरीफाई दीज डिफरेंट मेथड्स, मतलब इनको हम डिफरेंट अलग अलग मेथड के द्वारा प्योरीफाई करते हैं या शुद्ध करते हैं। ओके बच्चों, एक्सट्रैक्ट करते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये जो होते हैं बेटा, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड सीसा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मध्यम क्रियाशील तत्व होते हैं। इनको किस तरह से प्योरीफाई करते हैं, इसका बेटा प्रोसेस देखते हैं। हमने पढ़ा था उस टेबल में कि एक तो इनका मेथड होता है बच्चों लिक्विडाइजेशन, जिसको निस्तापन कहते हैं, और एक दूसरा होता है हमारा भर्जन विधि। कौन सा, भर्जन, जिसको हम बेकिंग कहते हैं, उबाल करके भी इनको प्योरीफाई किया जा सकता है। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट, देखिए व्हेन वी एक्सट्रैक्ट कार्बोनेट्स, जब हम कार्बोनेट्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निष्कर्षित करते हैं। क्या बचा, इसको बोलते हैं निष्कर्षित, का मतलब होता है शुद्ध करना। ओके, प्योरीफाई करना। कार्बोनेट्स और ये जब हम कार्बोनेट एसिड को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो इसको लिक्विडाइजेशन, जिसको हम निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निस्तापन विधि कहते हैं। इसके द्वारा इनको प्योरीफाई किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में वी हीट कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स को हम गर्म करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, सीमित वायु की उपस्थिति में। देन कार्बोनेट्स चेंज इन ऑक्साइड्स, तो उस कंडीशन में जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए अब इसका समझते हैं बेटा, इस मेथड को कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं लिक्विडाइजेशन या निस्तापन विधि कहते हैं। क्या होती है बच्चों, व्हेन, जब वी प्योरीफाई कार्बोनेट्स, जब हम कार्बोनेट्स को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, वी हीट दैम, हम इनको गर्म करते हैं, दे आर चेंज इन ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड लिक्विडाइजेशन, इस प्रक्रिया को हम निस्तापन विधि कहते हैं या लिक्विडाइजेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, जब ZnCO3, ये क्या है, कार्बोनेट एस्क है, इसको हमने गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड, मतलब ये कार्बोनेट था और कार्बोनेट किस में चेंज हो गया बच्चों, ऑक्साइड में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। ऑक्साइड में चेंज होने के बाद फिर इसको, ये है हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन सा है, जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड को जब वापस करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस में इसको गर्म किया, जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो हमें प्योर जिंक मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, प्योर जिंक, और साथ में ये होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, दो चीजें होती है। देखो, एक तो होता है हमारा कैपिटल और कैपिटल सी, दोनों दिख जाए, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, और एक कैपिटल ओ और स्मॉल ओ दिख जाए, ये होता है कोबाल्ट। क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। कोबाल्ट एक एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है। ओके, इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस ये होती है। समझ गए, तो क्या समझे कि जो कार्बोनेट एस्क होता है उनको निस्तापन विधि द्वारा या लिक्विडाइजेशन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट एस्क को जब गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ऑक्साइड को फिर वापस गर्म करते ही वो हमें प्योर जो है मेटल या फिर जो भी एलिमेंट्स हमें प्राप्त करना है वो मिल जाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे इन्हीं मेटल्स को, जैसे कार्बोनेट्स को देख लिया, अब आएगा बेटा सल्फाइड एस्क। सल्फाइड एस्क को यदि प्योरीफाई करना हो, सल्फाइड एस्क को प्योरीफाई करना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, बेकिंग करेंगे, निस्तापन नहीं, भर्जन विधि। कौन सी करोगे, भर्जन। ये भी आ सकता है, निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। तो कार्बोनेट्स को प्योरीफाई करने का मेथड निस्तापन कहलाता है, और जो होते हैं सल्फाइड एस्क को प्योरीफाई करने का मेथड क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ओके बच्चों, देखिए समझते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए भर्जन। भर्जन क्या होता है बच्चों, देखो, दिस इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है। जैसे बेटा हमने लिक्विडाइजेशन पढ़ा था वैसे ही बेकिंग होता है। ओके,
दिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग सल्फाइड और ए, मतलब सल्फाइड अयस्क को प्योरीफाई करने की एक प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वी हीट सल्फाइड और ए, हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन इट्स चेंज द ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड बेकिंग, इसी प्रक्रिया को हम बेकिंग कहते हैं या भर्जन कहते हैं। क्या समझे बच्चों? जब किसी भी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में बदल जाता है और यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। और जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे बेटा उसको हीट करके हम जो हमारा प्योर मेटल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे ZnS जिंक सल्फाइड था, सल्फाइड अयस्क हो गया, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने गर्म किया तो हमें जिंक ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड मिल गया। साथ ही साथ जब वापस इसको ZnO को हमने गर्म किया तो हमारे पास प्योर प्योर जो जिंक था वो प्राप्त हो गई। ये क्या है बच्चों? जिंक, जिसे हम कहते हैं प्योर जिंक हमें मिल गया। ओके, देखिए सिमिलरली इसी प्रकार देखो, सम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स आर यूजिंग एज ए रिडक्टेंट, मतलब कुछ जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, मैक्सिमम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या यूज करते हैं बेटा? रिडक्टेंट की तरह, अपचायक की तरह। रिडक्टेंट क्या होता है बच्चों? पहले भी बताया था मैंने, क्या होता है? ये अपचायक होता है। क्या होता है बच्चों? अपचायक, मतलब और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपचायक की तरह काम करते हैं, मतलब उस तत्व को अपनी जगह से हटा देते हैं और खुद वहां पर जाकर के जुड़ जाते हैं। जैसे देखो बेटा, सच एज सोडियम, सेकंड नंबर पर आता है बच्चों के जो रिएक्टिव तत्व हैं, रिएक्टिव, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि। ओके, दीज आर डिस्प्लेस्ड लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं? अपने से जो कम अभिक्रियाशील तत्व होता है उसको अपने स्थान से हटा देते हैं और खुद वहां पर जाकर के हमें एक प्योर मेटल दे देते हैं या प्योर एलिमेंट्स दे देते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इस तरह से करते हैं। जब मैग्नीज ऑक्साइड को गर्म करते हैं किसके साथ? एल्युमिनियम, जो किसका काम करेगा बच्चों यहाँ पर? रिडक्टेंट का। किसका करेगा बच्चों? रिडक्टेंट का, जिसको क्या बोलते हैं? अपचायक का काम करेगा। तो ये खुद यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। ओके बच्चों, तो देखो 3Mn बाहर निकाल दिया इसने और खुद यहाँ पर आकर के जुड़ गया और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। मतलब वे तत्व जो खुद, मतलब वे अपने से पास वाले तत्व को, जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो कम क्रियाशील तत्व को डिस्प्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापन अवधि पढ़ी थी बच्चों फर्स्ट चैप्टर में। एक तत्व दूसरे तत्व का क्या कर देता है? मतलब जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है वो मैक्सिमम रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से हटा देता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? वही विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती थी। सिमिलर ऐसा देखो, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम ने मैग्नीज को यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ पर आकर के जुड़ गया। समझ गए? अब देखो बेटा, सिमिलर ये जो प्रोसेस होती है ये होती है थर्मिट अभिक्रिया, जो हमारे रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं उनके पटरियों को जोड़ने के लिए काम में आती है। रेलवे की पटरियाँ जैसे जॉइंट्स होते हैं बच्चों, तो उनको जोड़ने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। रेलवे की पटरियां हो गई या कोई भी चीजें होती है मेट लोहे से बनी हुई, उनको जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट अभिक्रिया, दिस इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है फॉर एडिंग, जोड़ने की, रेलवे लाइंस, रेलवे के ट्रैकों को, एंड एनी मशीनरी, किसी भी तरह की मशीनरी वगैरह जो रहती है उनको जोड़ने की एक प्रक्रिया है। इट्स कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, इसी को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इन दीज रिएक्शन, इस अभिक्रिया में फेरस ऑक्साइड आर रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम, जो फेरस ऑक्साइड होता है लोहा, वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और जो पटरियाँ होती हैं या कोई भी लोहे का जो भी वस्तु है, सामान होते हैं, वो सारे जुड़ जाते हैं। जैसे देखो, फेरस ऑक्साइड ने एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें लोहा, प्योर लोहा प्राप्त हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो उन दोनों को जोड़ देता है, साथ ही साथ हीट पैदा होती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, घरों में वेल्डिंग वगैरह करते हैं आसपास किसी दुकान के पास, तो वो जैसे ही वेल्डिंग करता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वही होता है बच्चों, जो लोहे को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है तो लोहा प्योर मिल जाता है हमें और साथ ही साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। आप सभी का क्लास पूरा ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो इसका क्लासेज है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बच्चों। अब आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ओके बच्चों, और वीडियो को लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाएं और उन वीडियोज़ का वो फ़ायदा उठा पाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।